सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Hi guys, Tips. how are you? It's me Navider again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर सिमेंट रेशो एंड वर्केबिलिटी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है वाटर सिमेंट रेशो। तो वाटर सिमेंट रेशो क्या होता है? इट इज़ द रेशो ऑफ वेट ऑफ वाटर इन कंक्रीट मिक्स एक्सक्लूडिंग द वाटर एब्जॉर्ब बाय एग्रीगेट्स टू द वेट ऑफ सीमेंट एडिड इज नोन एज वाटर सिमेंट रेशो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसने यहाँ पे बताया है, एक्सक्लूडिंग द वाटर एब्जॉर्ब बाय एग्रीगेट। कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम पर बैग में ऐड कर रहे हैं उसको वर्केबल मिक्स बनाने के लिए, दैट इज नोन एज वाटर सिमेंट रेशो। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट इसने बताया है कि एक्सक्लूडिंग द वाटर एब्जॉर्ब बाय एग्रीगेट्स, इसमें हम वो वाटर इंक्लूड नहीं करते हैं जो एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब करना। हम इसमें ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास एग्रीगेट है वो इन ड्राई स्टेट है और वो जो भी हम बाहर से पानी प्रोवाइड करेंगे एक वर्केबल पेस्ट बनाने के लिए, वो एग्रीगेट जो है पानी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अगर हमारे पास एग्रीगेट जो है ड्राई स्टेट में नहीं है, मतलब वो इस स्टेट में है कि वो पानी को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो उतना अमाउंट ऑफ वाटर हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ताकि जब भी हम पानी ऐड करेंगे जितना उन्होंने एब्जॉर्ब करना होगा एग्रीगेट्स ने, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो हम बाकी वर्केबल पेस्ट बनाने के लिए जो सीमेंट को रिक्वायर्ड होगी उसमें जो है उसकी क्वांटिटी कम ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। तो मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे वाटर सीमेंट रेशो क्या होता है कि वेट ऑफ वाटर वन वेट ऑफ सीमेंट, सिंपली कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमने पर बैग में ऐड किया, दैट इज नोन एज वाटर सीमेंट रेशो। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं वाटर सीमेंट रेशो एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कि वाटर सीमेंट रेशो और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है। इट कैन बी बेटरली अंडरस्टैंड बाय द रिलेशन गिवन बाय डफ इब्राहिम इन 1918 में। तो अब ये जो वाटर सीमेंट रेशो और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच में रिलेशन है, डफ इब्राहिम ने 1918 में प्रूव कर दिया था कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। जितना अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा हम ऐड करेंगे उतनी हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, और जितना हम कम वाटर से करेंगे सीमेंट में उतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। मतलब बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नीचे इसमें क्या है। इट इज़ द रेशो ऑफ वाटर टू सीमेंट दैट इम्पोर्ट्स द स्ट्रेंथ टू द कंक्रीट नॉट ओनली द सीमेंट अलोन। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो वाटर हम ऐड करते हैं सीमेंट में, ये उसकी वजह से ही क्या होता है, सीमेंट को स्ट्रेंथ मिलती है। ऐसे हम जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, लेक्चर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि सीमेंट जो है एज अ बाइंडिंग मटेरियल एक्ट करता है कंक्रीट में, वाटर जो एक वर्केबल पेस्ट बनाने में हेल्प करता है। लेकिन अगर हम खाली इनको ड्राई स्टेट में यूज़ करेंगे सीमेंट फाइन एग्रीगेट्स कोर्स एग्रीगेट्स को, तो उनका कोई फन ही नहीं यूज़ करने का। तो वाटर के यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो हमें ये वर्केबल पेस्ट बनाने में हेल्प करता है और दूसरा जो है ये सीमेंट को सेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये बोला कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड वाटर सीमेंट रेशियो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये दोनों जो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होगी, अगर कंप्रेसिव वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो मैनुअल मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्स मोर वाटर सीमेंट रेशियो एज कम्पेयर टू मैकेनिकल मिक्सिंग। अगर हमने कंक्रीट को मैनुअली मिक्स करना होगा तो उसको हमें ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू अगर हमने कंक्रीट को जो है मैकेनिकली मिक्स करना होगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये बोला है कि इसने वाटर सीमेंट रेशो लेस देन 45% कैन काज हनीकम स्ट्रक्चर इन केस ऑफ मैनुअल मिक्सिंग, बट इन केस ऑफ मैकेनिकल मिक्सिंग एंड यूजिंग मैकेनिकल वाइब्रेटर्स वर्केबल पेस्ट कैन बी मेड बाय वाटर सीमेंट रेशो अप टू 35% बाय वेट ऑफ सीमेंट। ये बोल रहा है कि अगर हम वाटर सीमेंट रेशो जो है 45% से कम हम ऐड करेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है कि हनीकम स्ट्रक्चर बन सकता है। ये कब अगर हम उसको मैनुअली मिक्स करेंगे। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, कंक्रीट को मैकेनिकली मिक्स कर रहे हैं और वाइब्रेटर्स वगैरह का यूज़ करते हैं, तो 35% वाटर ऐड करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसका एक वर्केबल पेस्ट बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमने कंक्रीट को मैनुअली मिक्स करना है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ वाटर उसके लिए 45% ऑफ जो है टोटल बैग ऑफ सीमेंट होनी चाहिए। 45% इन द सेंस यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि लेट इट भी आप जो है 1 बैग ऑफ कंक्रीटिंग यूज़ कर रहे हो कहीं, तो 45 इंटू टोटल 1 बैग ऑफ सीमेंट का वेट कितना होता है 50 kg, डिवाइड बाई 100 करोगे यहाँ से, तो मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक अ वर्केबल पेस्ट फॉर 1 बैग ऑफ सीमेंट इज 22.5 लीटर्स। तो ये मिनिमम है अगर हमने इसको मैनुअली मिक्स करना है। तो अगर हम मैकेनिकली मिक्स करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए वर्केबल पेस्ट बनाने के लिए वो हमारे पास है 35% ऑफ बाई वेट ऑफ सीमेंट। तो दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ये तो बिल्कुल कॉमन सी टर्म है, ये आप सबको ऑलमोस्ट पता ही होगी। तो हाइड्रेशन का मतलब होता है ये केमिकल रिएक्शन होता है किसी के बीच में, सीमेंट और वाटर के बीच में। जब भी हम वाटर जो है सीमेंट में ऐड करते हैं तो सीमेंट और वाटर आपस में मिला के केमिकल रिएक्शन बनता है, तो डैट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो जब ये आपस में रिएक्ट कर 4 कंपाउंड्स बनते हैं, कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, टेट्राकैल्शियम एल्युमिनियम फेराइड, टेट्राकैल्शियम एल्युमिनेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, हर कंपाउंड का क्या फंक्शन है वो हमने सारा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद इसमें क्या जाता है कि अब देखो मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़
कंफ्यूज करती है। और मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं कि जो सेटिंग टाइम है वो सीमेंट का कहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम उसको यूज़ कर देते हैं, मतलब मोल्ड कर देते हैं, जिस शेप में हमने उसको मोल्ड करना होगा उस टाइम से उसका सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन गलत कंसेप्ट है उनका। सेटिंग टाइम जो है सीमेंट का तब से ही स्टार्ट हो जाता है जब हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं। तो द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ व्हेन वी ऐड वाटर इन इट। तो जब हम मिक्सिंग के लिए उसमें वाटर ऐड कर देते हैं, उसी टाइम से हम जो इनिशियल सेटिंग टाइम हम सीमेंट का है वो काउंट करना वहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि सेटिंग टाइम डिक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 ±3 डिग्री सेल्सियस। अगर इसके बीच में टेम्परेचर रहेगा तो हमें टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कंक्रीटिंग पे। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, सेटिंग टाइम डिक्रीज हो सकता है। क्योंकि जब टेम्परेचर राइज हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, हमारा सेटिंग टाइम जो है वो डिक्रीज हो सकता है। तो जब भी हम कंक्रीटिंग करेंगे तो टेम्परेचर भी एक मेन फैक्टर है जो अफेक्ट करता है सेटिंग टाइम पे। तो ये चीज़ भी हमें कंसिडर करनी पड़ती है जब हम कंक्रीटिंग करते हैं। ये टेबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट विद डिफरेंट वाटर सीमेंट रेशियोज। जैसे मैंने पीछे आपको यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करवाया था कि जब हम कंक्रीटिंग को मैनुअली मिक्स करेंगे मिनिमम परसेंटेज ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, 45% होना चाहिए। और जब हम इसको मैकेनिकली मिक्स करेंगे तो मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, मतलब 35% पे भी हम वर्केबल पेस्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। सो इस टेबल में इसने यही बताया कि अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो को अलग अलग करेंगे तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, इफेक्ट क्या पड़ता है कंक्रीटिंग पे। अब देखो इसने बोला कि अगर हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो को अगर हम 0.2% रखेंगे, 0.2% वाटर ऐड करने से सीमेंट में क्या हो सकता है कि, अब देखो ये यहाँ पे इसने क्या दिखाया है, ये सीमेंट दिखाया है और ये वाटर दिखाया है। अब इसमें जो है इनकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हुई है। तो जब भी हम मतलब जितना अमाउंट ऑफ वाटर हमें सीमेंट में चाहिए एक वर्केबल पेस्ट बनाने के लिए, अगर उससे कम ऐड करेंगे तो सीमेंट जो है उसमें क्या हो सकता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनेगा, उनकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी इंग्रेडिएंट्स की। तो यहाँ पे इसने आगे दिखाया भी है, अनहाइड्रेटेड सीमेंट बचा और जेल फॉर्मेशन तो हुई है, मतलब प्रॉपरली जो है इनका जो मिक्सचर होना चाहिए वो प्रॉपरली ये इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स नहीं हुए हैं। तो लव वाटर सीमेंट रेशियो की वजह से क्या हो सकता है, इनकम्प्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होती है। क्योंकि सीमेंट को जितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड था हाइड्रेशन के लिए, तो अगर सीमेंट की हाइड्रेशन होगी तो ही तो कंक्रीट सेट हो सकता है ना। जब सीमेंट की कंप्लीट हाइड्रेशन होगी नहीं तो उससे कंक्रीट कैसे सेट हो सकता है। तो नेक्स्ट इसने दिखाया है कि अगर हम 0.4% इसमें पानी ऐड करेंगे, उसकी वजह से यहाँ पे देखो ये था बिफोर और आफ्टर जो है, जब हम इसमें वाटर ऐड करने के बाद जो एक कंप्लीट जेल फॉर्मेशन हुई है, मतलब एक कंप्लीट मिक्सिंग जो हुई है इंग्रेडिएंट्स की हो गई है। और यहाँ पे इसने लिखा है कि सफिशिएंट वाटर सीमेंट रेशो, फुल हाइड्रेशन भी हुई है और कंप्लीट जेल फॉर्मेशन भी हुई है। तो ये कब हो सकती है, जब हम जितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ वाटर टू मेक द कंक्रीट वर्केबल पेस्ट, तो तब हम इसमें कह सकते हैं कि हमारे पास जो है कंक्रीट में फुल हाइड्रेशन हुआ और कंप्लीट जेल फॉर्मेशन हुई। अगर हम एक्सेस में वाटर ऐड कर देंगे, जितनी हमारे पास रिक्वायर्ड परसेंटेज थी उससे भी ज़्यादा कर देंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैपिलरी पोर्स जो है कंक्रीट में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। एक्सेस वाटर सीमेंट रेशियो की वजह से फुल हाइड्रेशन तो होगी, कंप्लीट जेल फॉर्मेशन भी होगी, लेकिन कैपिलरी पोर्स बन सकते हैं। उसकी वजह से क्या हो सकता है कि लीकेज वगैरह के चांसेस कंक्रीट में बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन हमें यही निकलता है कि हमें वाटर सीमेंट रेशो इस तरह से सेट करना है कि ना ही वो कम होना चाहिए और ना ही वो ज़्यादा होना चाहिए। जितनी उसकी एवरेज रिक्वायरमेंट है हमें उतना ही उसमें ऐड करना है। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे वाटर सीमेंट रेशो लॉ, जिसको हम डफ इब्राहिम लॉ भी कहते हैं। इन 1918 एक्सटेंसिव स्टडीज वाज डन बाय डफ इब्राहिम इन लेविस इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस। तो 1918 में जो डफ इब्राहिम था उसने स्टडी किया वाटर और सीमेंट के रेशियोज के बारे में। तो उसने फिर लॉ दिया, डेट लॉ इज नोन एज वाटर सीमेंट रेशियो लॉ और डफ इब्राहिम लॉ। अब इसका जो रिलेशन दिया बिटवीन वाटर सीमेंट रेशियो और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसने ये क्या बताया, वाटर सीमेंट रेशियो और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच का रिलेशन कितना, S = 948/7⁻⁷। अब यहाँ पे S क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, और X है हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो बाय वॉल्यूम। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। इन फ्यूचर ड्यू टू एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एडमिक्सचर्स, दिस लॉ विल बी नोन एज वाटर सीमेंटियस मटेरियल रेशो लॉ, दैट इज वाटर सीमेंटियस मटेरियल रेशो लॉ और वाटर टू बाइंडर रेशो। आजकल के टाइम में कुछ ऐसे एडमिक्सचर्स आ गए हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, लेस अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करके भी हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है उतनी अचीव कर सकते हैं जितनी हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर उसके लिए था वो हम उस पर अचीव करते थे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि नए कुछ ऐसे एडमिक्सचर्स आ सकते हैं कि हमें वाटर की रिक्वायरमेंट ही ना पड़ सकती है कंक्रीटिंग में। तो ये फ्यूचर की बात है। तो तब हम इसको क्या कह सकते हैं कि वाटर सीमेंटियस मटेरियल या वाटर बाइंडर रेशो।
उसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हम कंक्रीट की वो मेजर करते हैं, वो कब करते हैं और कितने डिग्री टेम्परेचर पे करते हैं, किस क्यूब में करते हैं, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, उसको हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में मेजर करते हैं या केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। उसके लिए जो हम क्यूब यूज करते हैं वो 15 सेंटीमीटर क्यूब का यूज करते हैं विद स्पेसिफाइड वाटर सीमेंट रेशो। जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है वो हम उसमें ऐड करते हैं, और आफ्टर 28 डेज ऑफ कंप्लीट क्यूरिंग के बाद हमें उसकी क्या करते हैं, स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। क्यूब को हमने किस टेम्परेचर पे रखना है, 27 ± 3 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसको क्यूब को रखना है। सो ये था हमारे पास कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वाटर सीमेंट रेशो। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास इसमें है वो है हमारे पास वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी क्या होता है कि टू परफॉर्म ऑल द कंक्रीटिंग ऑपरेशंस, दैट इज मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, कंपैक्शन एटसेट्रा विद द इजीएस्ट वे। अब ये टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी। तो वर्केबिलिटी का सिंपल मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास कंक्रीटिंग ऑपरेशंस हैं, चाहे वो मिक्सिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, प्लेसिंग है, कंपैक्शन वगैरह एटसेट्रा, इन सब ऑपरेशंस को एक बेटर वे से और इजीएस्ट वे से परफॉर्म करना, दैट इज नोन एज वर्केबिलिटी। अब इस वर्केबिलिटी को इंप्रूव हम कैसे कर सकते हैं? इट कैन बी इंप्रूव्ड बाय फ्रिक्शन बिटवीन इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट का यहाँ पे क्या मतलब है? स्पेशली अगर हम कोर्स एग्रीगेट्स की बात करेंगे, अगर कोर्स एग्रीगेट में अगर हम देखेंगे रॉन्ड एग्रीगेट्स को ले लेंगे, तो रॉन्ड एग्रीगेट्स की आपस में जो इंटरनल फ्रिक्शन होती है वो बहुत कम होती है। तो जितनी कम इंटरनल फ्रिक्शन होगी उतनी ज्यादा वर्केबिलिटी होगी। और एंगुलर एग्रीगेट्स की एग्जांपल आप ले लो, उनमें जो है आपस में इंटरनल फ्रिक्शन जो है काफी ज्यादा हाई होती है, तो उसकी वजह से वर्केबिलिटी काफी लव होती है। तो इंटरनल फ्रिक्शन अगर हम इंग्रेडिएंट्स के बीच में इंप्रूव करें, उसकी वजह से वर्केबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन बट ऑन दी अदर हैंड स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ कम हो सकती है उसकी वजह से। तो स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी जो है आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सेम इन द वे जैसे वाटर सीमेंट रेशो और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। अब क्या कर सकते हैं, इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो जितना अमाउंट ऑफ वाटर हम ऐड करते जाएंगे उतनी वर्केबिलिटी उसकी बढ़ती जाएगी, लेकिन स्ट्रेंथ कम होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है यहाँ पे, डिक्रीजिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट को हम डिक्रीज करने से हमारी वर्केबिलिटी इंप्रूव हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? अब देखो, अगर हमारे पास क्या होगा कि जितना लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट होगा उतना वो टोटल सरफेस एरिया उनका कम होगा, और उतनी सीमेंट रिक्वायरमेंट भी कम होगी और वाटर रिक्वायरमेंट भी कम होगी। अब इस पॉइंट में भी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट में भी मैक्सिमम बच्चों को डाउट रहता है कि अगर हम साइज ऑफ एग्रीगेट बढ़ाएंगे तो उससे टोटल सरफेस एरिया डिक्रीज कैसे होगा। साइज ऑफ एग्रीगेट बढ़ाने से हमारा टोटल सरफेस एरिया वो इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम साइज ऑफ एग्रीगेट बढ़ाएंगे तो टोटल सरफेस एरिया भी बढ़ना चाहिए था। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बाय एग्जांपल इसको क्लियर करूंगा। यहाँ पे सपोज करो ये हमारे पास क्या है, लार्ज साइज एग्रीगेट्स हैं, और लार्ज साइज एग्रीगेट्स होने की वजह से इन्होंने इतना छोटा सा एरिया कवर किया है। तो जब हम इनको फर्दर स्प्लिट करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये ज्यादा सरफेस एरिया को कवर करेंगे। आप इसको चीज को प्रैक्टिकली भी कर सकते हो। आप 10, 12, 15 पीसेस ले लो एग्रीगेट्स के, उनको देखो कितना सर्फेस एरिया वो कवर करते हैं, फिर उनको छोटे छोटे फर्दर पार्ट्स में स्प्लिट करो, ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा सर्फेस एरिया को कवर करेंगे। तो यहाँ से ये कह रहा है कि अगर हम लार्ज साइज एग्रीगेट्स को लाएंगे तो वो कम सरफेस एरिया को कवर करेंगे। जब कम सरफेस एरिया को कवर करेंगे तो उनकी सीमेंट रिक्वायरमेंट्स भी कम होगी और वाटर रिक्वायरमेंट्स भी कम होगी, क्योंकि मतलब स्मॉलर साइज एग्रीगेट्स यूज करेंगे। स्मॉलर साइज एग्रीगेट्स यूज करने से क्या होगा कि ये भी जो टोटल सरफेस एरिया है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से वाटर रिक्वायरमेंट्स भी इंक्रीज होगी और सीमेंट भी इनमें ज्यादा लगेगा इनको एक वर्केबल पेस्ट बनाने के लिए। इससे क्या हो जाएगा कि इनकी वर्केबिलिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है, वर्केबिलिटी इनकी कम होगी एज कम्पेयर टू लार्ज साइज एग्रीगेट्स। लेकिन ये भी एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही है, ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा साइज ऑफ एग्रीगेट यूज कर देंगे, क्योंकि हमें मिनिमम जो टोटल सरफेस एरिया चाहिए इसकी भी एक लिमिट है, जहां तक एक डिजायरेबल लिमिट है, वहां से आगे भी हम एग्रीगेट का साइज इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो इसकी एक स्पेसिफिक लिमिट है, एक रेंज है जहां तक हम साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जाता है हार्शनेस। हार्शनेस का मतलब होता है कि इट मींस इम्प्रॉपर और इनकम्प्लीट मिक्सिंग ऑफ कंक्रीटिंग ड्यू टू लो वाटर सीमेंट रेशियो, इट कॉजेज हनीकम स्ट्रक्चर। हार्शनेस का मतलब होता है कि हमें कंपैक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको प्लेस करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब हर कंक्रीटिंग ऑपरेशन में प्रॉब्लम आएगी। ये किसकी वजह से होता है कि हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स है वो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं हुए होंगे। अब वो प्रॉपर्ली मिक्स किसकी वजह से नहीं होंगे, जब उनमें हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है एक वर्केबल पेस्ट बनाने के लिए वो हमने उसमें ऐड नहीं किया। तो दैट्स द रीजन इट कैन कॉज हार्शनेस इन द कंक्रीट। अब ये किसकी वजह से होता है, इट अकर्स ड्यू टू, यहाँ तो हमने एक्सेसिव मिडिल साइज पार्टिकल को यूज कर दिया। मिडिल साइज पार्टिकल यहाँ पे फाइन एग्रीगेट्स की बात हो रही है, अगर हम उनको एक्सेस क्वांटिटी में यूज कर देंगे तो कंक्रीट में हार्शनेस आ सकती है। या फिर डेफिशिएंसी या मिडिल साइज पार्टिकल, या फिर हमने उनको बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज कर दिया। इसमें जाता है हमारे पास सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जो इंग्रेडिएंट्स है कंक्रीट के वो क्या हो जाना, सेपरेट हो जाना। वाटर अलग हो जाएगा, कोर्स एग्रीगेट अलग होना या फाइन एग्रीगेट्स का अलग होना, ड्यू टू सम रीजंस, दैट इज नोन एज सेग्रीगेशन। सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट इन द प्लास्टिक स्टेज। ऑब्वियसली बात है कि अब ये सेग्रीगेशन वगैरह कब हो सकता है, जब कंक्रीट प्लास्टिक स्टेज में होगा। हार्डन स्टेज में तो हो ही नहीं ना सकता, क्योंकि वो सेट हो गया होगा उस वक्त। ये प्लास्टिक स्टेज, हार्डन स्टेज, हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये होता क्या है। तो सेग्रीगेशन ऑब्वियसली बात है कि प्लास्टिक स्टेज में ही अकर हो सकती है। इट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। तो सेग्रीगेशन की वजह से ये स्ट्रेंथ पे भी अफेक्ट करता है और वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट पे भी अफेक्ट करता है।
अब ये किसकी वजह से होता है, जब हम टू मच वाटर सिमेंट रेशो यूज कर देंगे, बहुत ही ज्यादा वाटर सिमेंट रेशो हमने यूज कर लिया, उसकी वजह से सेग्रीगेशन काज हो सकती है, या हाइट ऑफ फॉल मोर देन 1 मीटर। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब भी हम कंक्रीटिंग को फॉल करेंगे, मतलब जब हम ट्रांसपोर्ट करके उसको हमने जो फॉर्मवर्क है उस पर प्लेस करना होगा, तो हाइट ऑफ प्लेसिंग जो है वो 1 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1 मीटर से ज्यादा होगी तो डेट कैन काज सेग्रीगेशन इन द कंक्रीट। एग्रीगेट्स आर पोअरली ग्रेडेड। पोअरली ग्रेडेड का मतलब होता है कि छोटे साइज भी है, बड़े साइज भी है, मतलब ऑल इन एग्रीगेट्स की एग्जांपल ले लो आप, तो डेट कैन आल्सो काज सेग्रीगेशन इन द कंक्रीट। तो जब भी हम कंक्रीटिंग करेंगे उसमें हमने क्या करना है, एक वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स का यूज करना है, जितने अमाउंट ऑफ जो रिक्वायर्ड साइज है उसके लिए, उस टाइप की कंक्रीटिंग के लिए, तो हमने वही यूज करना है। तो वो क्या करेगा कि उस एग्रीगेशन को क्या कर देगा, वो प्रिवेंट कर देगा। कंक्रीट सब्जेक्टेड टू टू मच शॉक्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, जब हम कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम उसको हमने काफी वाइब्रेट किया, शॉक्स वगैरह दिए, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वाटर जो है टॉप पे आ सकता है और जो हैवी मटेरियल जो है वाटर सेटल डाउन हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, जिसके थ्रू हम उसको कैरी करके ले जा रहे हैं। दैट थिंग शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट द सेग्रीगेशन इन द कंक्रीट। इस चीज को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स, मोस्ट कॉमन एग्जांपल जैसे इसकी है विंसोल रेजिन। इससे क्या हो सकता है कि सेग्रीगेशन कम होती है और ये वर्केबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। ये हमने पीछे 2-3 बार इस चीज को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट इसमें जाता है ब्लीडिंग। अब ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करेंगे कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देंगे सीमेंट में, कंक्रीट में, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि टॉप सरफेस पे एक लेयर आ जाएगी वाटर की, एक स्लरी टाइप आ जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो कैन कॉज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द कंक्रीट। तो दैट इज नोन एज ब्लीडिंग। अपीयरेंस ऑफ वाटर अलोंग विद फाइन पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट आफ्टर कंपैक्शन, दैट इज नोन एज, उसको हम ब्लीडिंग कहते हैं। तो जो वाटर लेयर बनती है ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द कंक्रीट, दैट वाटर लेयर इज नोन एज क्लियरेंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट जो इसमें आ जाता है हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो वर्केबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं। अब फर्स्ट इसमें जाता है वाटर सिमेंट रेशो। ये ऑब्वियस सी बात है, ये हमने कितनी बार पीछे डिस्कस कर लिया, तो आई थिंक यहाँ पे इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा वाटर सिमेंट रेशो होगा उतनी ज्यादा वर्केबिलिटी है, और जितना कम वाटर सिमेंट रेशो होगा उतनी कम वर्केबिलिटी है, बट इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स, इट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वर्केबिलिटी पे अफेक्ट करता है। जब भी हम लीन कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं, तो लीन कंक्रीटिंग के लिए जो हम ग्रेडिंग करेंगे, इट शुड बी डन कंटिन्यूअस ग्रेडिंग होनी चाहिए उसके लिए। और रिच कंक्रीट मिक्स के लिए हम जो ग्रेडिंग करेंगे वो कोर्स होनी चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो वर्केबिलिटी पे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट शेप ऑफ एग्रीगेट्स, ये तो हमने बड़ी बार पीछे डिस्कस कर लिया। एंगुलर एग्रीगेट्स की वर्केबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू राउंड एग्रीगेट्स, तो इसको भी यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। साइज ऑफ एग्रीगेट्स, ये भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया। अभी जो मैंने आपको डिटेल से एग्जांपल के थ्रू समझाया, लार्ज साइज एग्रीगेट्स की वर्केबिलिटी ज्यादा होती है और स्मॉल साइज एग्रीगेट्स की वर्केबिलिटी कम होती है। लार्ज साइज पार्टिकल्स हैव लेस सरफेस एरिया, वही उनका लेस सरफेस एरिया होगा, एंड वर्केबिलिटी एंड वाइस वर्सा इन द सेंस की जो स्मॉलर साइज पार्टिकल्स हैं उनकी वर्केबिलिटी कम होगी क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। लार्ज साइज एग्रीगेट्स रिड्यूसेस क्वांटिटी ऑफ वाटर एज वेल एज सीमेंट एंड हेंस दे आर इकोनॉमिकल। तो ये हमने पीछे भी मैंने अभी आपको ये चीज बताई कि जितना बड़ा साइज होगा एग्रीगेट्स का, उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमें क्वांटिटी ऑफ वाटर भी कम लगता है और सीमेंट भी कम लगता है, और उससे क्या हो जाता है हमारा कंक्रीट जो है इकोनॉमिकल हो जाता है। नेक्स्ट सरफेस टेक्सचर, ये इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास रफ टेक्सचर होगा एग्रीगेट का, उसकी वजह से बॉन्ड अच्छा बनेगा लेकिन वर्केबिलिटी कम हो सकती है। तो अगर हमें वर्केबिलिटी को इंक्रीज करना है तो वी हैव टू यूज द राउंड शेप्ड एग्रीगेट्स, क्योंकि उनके बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन होगी वो बहुत कम होगी। तो जितनी कम इंटरनल फ्रिक्शन होगी बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट, उतनी ज्यादा वर्केबिलिटी होगी। नेक्स्ट इसमें जाता है पोरोसिटी एंड वाटर ऑब्जर्वेशन ऑफ द एग्रीगेट्स। पोरोसिटी ज्यादा है, वाटर ऑब्जर्वेशन वगैरह एग्रीगेट्स की ज्यादा है, तो उससे वर्केबिलिटी कम हो सकती है, क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा उतनी वर्केबिलिटी कंक्रीट की ज्यादा हो सकती है। हमने पीछे डिस्कस कर लिया। तो अगर वो कुछ पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे एग्रीगेट्स या पोरोसिटी वगैरह होगी उनके बीच में, पोरस होंगे वो, उसकी वजह से वर्केबिलिटी रिड्यूस हो सकती है। मिक्सिंग टाइम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो एवरेज मिक्सिंग टाइम जो कंक्रीटिंग के लिए होता है वो कितना होता है, 3 to 5 मिनट्स। तो अगर हम एटलीस्ट 2 मिनट्स इंक्रीज कर देंगे, इसको 5 की जगह 7 कर देंगे, तो वर्केबिलिटी हमारी इंक्रीज हो सकती है। तो जितना हमारा ज्यादा मिक्सिंग टाइम होगा उतनी वर्केबिलिटी ज्यादा हो सकती है कंक्रीट की। नेक्स्ट इसमें आता है एडमिक्सचर्स। अब मैंने पीछे आपको बताया विंसोल रेजिन एक एडमिक्सचर है जिसे हम क्या कर सकते हैं, सीमेंट में या कंक्रीट में ऐड करके उसकी वर्केबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जिसमें जाता है हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वर्केबिलिटी के। टेम्परेचर बढ़ेगा वर्केबिलिटी कम होती है, और टेम्परेचर कम होगा तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी। अब देखो वर्केबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। अब क्यों, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, और हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज होने की वजह से इनिशियल सेटिंग टाइम जो है रिड्यूस हो सकता है, स्लम्प वैल्यू भी उसकी कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से वर्केबिलिटी पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का भी। सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है, मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी। अब हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि वर्केबिलिटी होता है कि इजिएस्ट वे से जो वेरियस कंक्रीटिंग ऑपरेशन है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग वगैरह परफॉर्म करना, दैट इज नोन एज वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को मेजर करने के लिए हमारे पास जनरली 3 टेस्ट आते हैं जिनको हम परफॉर्म करके वर्केबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट जो है मोस्ट कॉमन और सिंपलेस्ट टेस्ट है, और सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे स्लम्प टेस्ट ही यूज किया जाता है। सो जो इंडियन स्टैंडर्ड
कोड है स्लम्प टेस्ट के लिए वो हमारे पास है 73201974। तो नेक्स्ट टेस्ट जो आता है जिसे हम वर्केबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, इट्स कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट एंड द थर्ड वन इज वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। सो वन बाय वन हम तीनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास स्लम्प टेस्ट। अब स्लम्प टेस्ट इट वाज फर्स्ट डिवाइस्ड इन यूएसए। स्लम्प टेस्ट से हम वर्केबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए जो अपरेटिस यूज करते हैं हमारे पास है स्टील मोल्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम। ये फ्रस्टम की शेप में होता है, मतलब एक साइड से इसका डायमीटर कम होता है और एक साइड से इसका डायमीटर ज्यादा होता है। इसका टाइप डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर होता है, और वी कैन से डेट 100 mm। बॉटम जो होता है इसका डायमीटर होता है 20 सेंटीमीटर, और हाइट जो होती है इसकी 30 सेंटीमीटर। 10, 20, 30 ये सबसे इजिएस्ट तरीका है इसको याद करने का, इसकी डायमेंशन से मोल्ड की। टॉप एंड बॉटम एंड्स आर ओपन, थिकनेस ऑफ मोल्ड शुड नॉट बी लेस देन 1.6 mm। जो इसका टॉप एंड भी होता है और बॉटम एंड भी होता है, दोनों के दोनों ओपन होते हैं, और जो थिकनेस मोल्ड की होनी चाहिए 1.6 mm से कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो हम स्टील टैम्पिंग रॉड यूज करते हैं उसका डायमीटर 16 mm होता है, और वी कैन से डेट 1.6 सेंटीमीटर, और लेंथ जो होती है वो कितनी होती है 60 सेंटीमीटर होती है। कंक्रीट सैंपल को हम क्या करते हैं 4 इक्वल लेयर्स में फिल करते हैं। हर लेयर की जो हम 75 सेंटीमीटर थिकनेस रखते हैं, और हर लेयर को 25 टाइम्स हम क्या करते हैं टैम्पिंग करते हैं। अब वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्लम्प टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं, एक सेकेंडरी चीज है, वी कांट गो इन डेप्थ राइट नाउ, वी हैव टू डिस्कस हियर द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस टेस्ट की सूटेबिलिटी कहाँ है, जो स्लम्प टेस्ट है सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन यूज टेस्ट है। सबसे ज्यादा स्लम्प टेस्ट को अगर हम देखेंगे साइड पे यूज किया जाता है, क्योंकि इसका अपरेटस जो है इतना छोटा है, तो इसको हम कहीं भी कैरी करके लेके इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर हम देखेंगे, इन तीनों में से स्लम्प टेस्ट इज द ओनली वन विच कैन बी परफॉर्म एट द कंस्ट्रक्शन साइट। इट्स सुटेबल फॉर हाई एंड मीडियम वर्केबिलिटी, डेट इज 25 से लेकर 125 mm के बीच में। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हाई और मीडियम वर्केबिलिटी को ही मेजर कर सकते हैं, वेरी लो वर्केबिलिटी इससे मेजर नहीं कर सकते हैं। मोस्टली यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे स्लम्प टेस्ट ही यूज किया जाता है। कांट बी यूज टू मेजर वर्केबिलिटी फॉर एग्रीगेट साइज मोर देन 40 mm। या मतलब जिस कंक्रीट में हमने एग्रीगेट का साइज 40 mm से ज्यादा रखा होगा, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, स्लम्प टेस्ट को यूज नहीं कर सकते हैं वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए। सो एज यू कैन सी हियर, स्लम्प हमारे पास जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रू स्लम्प, शेयर स्लम्प और कोलैप्स स्लम्प। तो यहाँ से जो हम टॉप से, ये हमारे पास मोल्ड है, मोल्ड को जब हम लिफ्ट कर देंगे, कंक्रीट जो है कुछ इस शेप में आ सकता है। तो टॉप ऑफ द मोल्ड है, और कंक्रीट के टॉप से कहाँ तक ये फेल हुआ, तो डेट इज आवर स्लम्प वैल्यू। तो अगर ये बिल्कुल वर्टिकली रहेगा, डेट इज नॉन एज ट्रू स्लम्प। अगर ये किसी एक साइड के लिए हो जाएगा, डेट इज शेयर स्लम्प। अगर ये पूरा कोलैप्स हो जाएगा, तब इसको क्या कहेंगे, हम कोलैप्स स्लम्प कहेंगे। और ये कब हो सकता है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये थे हमारे पास 3 टाइप्स के स्लम्प। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456/2000 ने कुछ वैल्यूज रेकमेंड की है, जो हम किस स्लम्प वैल्यू का कंक्रीट हम किस जगह यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें जाता है कंपैक्शन फैक्टर को यूज करते हैं वेरी लो वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए। तो अभी हम स्पेशली स्लम्प टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास 25 mm से लेकर 75 mm के बीच में आएगी, तो वर्केबिलिटी जो है लो कंसिडर की जाएगी। और इसको हम जनरली कहाँ के लिए यूज कर सकते हैं, मास कंक्रीटिंग के लिए यूज करते हैं, लाइटली रेनफोर्स सेक्शन इन स्लैब्स, बीम्स, वॉल्स, कॉलम वगैरह एटसेट्रा, मतलब जिनमें रेनफोर्समेंट बहुत कम होगी। फ्लोर्स के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं, हैंड प्लेस्ड पेवमेंट्स वगैरह, कैनल लाइनिंग, स्ट्रिप फुटिंग्स वगैरह लो वर्केबिलिटी कंक्रीट का यूज कर सकते हैं। तो 50 से लेकर 100 mm के बीच में अगर हमारे पास वर्केबिलिटी आई, या स्लम्प वैल्यू हम कह सकते हैं आई, तो इसको मीडियम वर्केबिलिटी कंसिडर किया जाएगा। तो इस टाइप के कंक्रीट को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हैवीली रेनफोर्स सेक्शन, जैसे जिसमें रेनफोर्समेंट काफी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, स्लैब्स, बीम्स, वॉल, कॉलम्स, फॉर्म्ड कंक्रीट के केस में हम इसका यूज कर सकते हैं। स्लिप फॉर्म वर्क में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्लम्प की वैल्यू जो है 100 से लेकर 150 mm के बीच में आ गई, तो इसको हाई वर्केबिलिटी कंसिडर किया जाएगा। तो इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इस टाइप के कंक्रीट को ट्रेंच फिल के लिए हम यूज कर सकते हैं, या इन सिटू फिलिंग के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जो भी ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, मैंने आपको पहले भी ये बड़ी बार बताया है, तो जिस भी किसी टॉपिक की ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, स्टैंडर्ड वैल्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसी में से क्वेश्चन के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ तक ये चीज क्लियर होगी। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस हियर अबाउट कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट जो है सेकंड टेस्ट है, जिससे हम वर्केबिलिटी को मेजर करते हैं। इट गिव्स द बिहेवियर ऑफ फ्रेश कंक्रीट अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये टेस्ट हमें जनरली कंक्रीट के बिहेवियर के बारे में बताता है, एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इट मेजर्स कंपैक्टेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये कंक्रीट की कंपैक्टेबिलिटी को मेजर करता है। अब यहाँ पे कंपैक्शन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, कंपैक्शन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है वेट ऑफ पार्शली कंपैक्टेड कंक्रीट अपॉन वेट ऑफ फुली कंपैक्टेड कंक्रीट। तो इन दोनों का रेशो करके यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कंपैक्शन फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपैक्शन फैक्टर, उसी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, कंक्रीट को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं, या उनकी वर्केबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो ऑपरेटर्स हम इसमें यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, कंपैक्टिंग फैक्टर ऑपरेटर्स यूज करते हैं हम कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट के लिए।
अब इसमें हमारे पास जनरली दो हुपर होते हैं और एक सिलेंडर होता है। अब हुपर जो है अलग अलग होते हैं, एक टॉप पे होता है एक बॉटम में होता है, दोनों का अलग अलग साइज होता है। जो टॉप हुपर होता है उसका इंटरनल डायमीटर 254 mm होता है, बॉटम डायमीटर जो होता है 127 mm होता है, और इंटरनल हाइट जो होती है वो 239 mm होती है। जो लोअर हुपर होता है उसका टॉप इंटरनल डायमीटर ही है ये भी 229 mm होता है, बॉटम डायमीटर हो गया 127 mm और हाइट होगी 229 mm। जो सिलेंडर जो होता है सबसे बॉटम में होता है, इसका इंटरनल डायमीटर 152 mm और हाइट जो होती है इसकी 305 mm होती है। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ अपर हुपर एंड टॉप ऑफ लोअर हुपर ये कितना होता है, ये होता है हमारे पास 230 mm होता है। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बॉटम ऑफ लोअर हुपर एंड टॉप ऑफ सिलेंडर कितना होता है 203 mm होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इस टेस्ट को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे स्लम्प टेस्ट की सूटेबिलिटी थी मीडियम और हाई वर्केबिलिटी के लिए हम उसको यूज कर सकते थे, तो इसको हम मीडियम एंड लो वर्केबिलिटीज मेजर करने के लिए हम इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं। इट इज सुटेबल फॉर कंक्रीट मिक्सिस एग्रीगेट साइज नॉट एक्सीडिंग 38 mm। अब देखो जो हमारे पास स्लम्प टेस्ट था उसको हम जब भी हमारे पास एग्रीगेट का साइज 40 mm से ज्यादा एक्सीड हो जाता था तो तब हम उस टेस्ट को यूज नहीं कर सकते थे। इसको हम कब तक यूज कर सकते हैं, अप टू 38 mm अगर हमारे पास एग्रीगेट साइज होगा तो तब तक हम इससे वर्केबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। मोर एक्यूरेट देन स्लम्प टेस्ट, इसकी एक्यूरेसी जो है ज्यादा एज कम्पेयर टू स्लम्प टेस्ट अगर हम देंगे। इट गिव्स सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट फॉर बोथ ड्राई एंड वेट मिक्सिस के लिए एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग वैल्यूज आती है कंपैक्शन फैक्टर की, यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो। अगर हमारे पास कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू जो है 0.75 और 0.8 के बीच में आई तो वर्केबिलिटी को वेरी लव कंसिडर किया जाएगा। अगर 0.85 होगी तो वर्केबिलिटी लव, 0.94 आई तो वर्केबिलिटी मीडियम और 0.96 आई वर्केबिलिटी हाई। सिंपल इन द सेंस कि जितनी हाई वैल्यू होगी कंपैक्शन फैक्टर की उतनी हाई वर्केबिलिटी होगी, जैसे कि हमारे पास स्लम्प के केस में था। जितनी हाई स्लम्प वैल्यू होगी उतनी हाई वर्केबिलिटी है, जितनी कम स्लम्प वैल्यू होगी उतनी कम स्लम्प वैल्यू उतनी कम वर्केबिलिटी होगी। तो वही केस यहाँ पे भी है कि हाई कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू होगी तो वर्केबिलिटी भी हाई होगी, लो कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू होगी तो वर्केबिलिटी भी लो होगी। तो ये था हमारे पास सेकंड टेस्ट, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए। सो नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारे पास जाता है वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट जो है ये मोस्ट एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू द अबव टू वंस। इसमें हम जो अपरेटस यूज करते हैं हमारे पास है वीबी अपरेटस। इसमें क्या किया जाता है कि टाइम को रिकॉर्ड किया जाता है वीबी सेकंड्स में, फिर उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि वर्केबिलिटी कितनी है कंक्रीट की। अब इस टाइप के टेस्ट को हम, ये भी हमारे पास, अब देखो ऊपर जो हमारे पास है कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट, ये भी लैब टेस्ट ही है, इसको हम साइड पे परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सेम वही है, वीबी कंसिस्टोमीटर को भी हम लैब में ही परफॉर्म कर सकते हैं, इट कांट बी परफॉर्म एट द साइड एक्सेप्ट द, अगर हम देखेंगे अमॉन्ग द ऑल थ्री टेस्ट देयर इज ओनली स्लम्प टेस्ट विच वी कैन परफॉर्म एट द साइट एंड द नेक्स्ट टू वंस कैन बी परफॉर्म ओनली एट द लैब। इट इज सुटेबल फॉर लो एंड वेरी लो वर्केबिलिटी। अब देखो तीनों में कंपैरिजन क्या है। जो हमारे पास स्लम्प टेस्ट था उसको हम मीडियम एंड हाई वर्केबिलिटीज के लिए यूज कर सकते थे, जो हमारे पास कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट था उसको हम लो और मीडियम वर्केबिलिटीज के लिए यूज कर सकते थे। लेकिन वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट को हम लो और वेरी लो वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, तो तभी ये ज्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू द अबव टू वंस। इट इज सुटेबल फॉर हार्श मिक्स का भी अगर हमने वर्केबिलिटी टेस्ट करना होगा तो वो भी हम इससे आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन सिर्फ यही है कि इट कांट मेजर द हाई वर्केबिलिटीज, ये मेजर नहीं कर सकता है। अब जैसे स्लम्प टेस्ट जो था वो लो वर्केबिलिटीज को मेजर नहीं कर सकता था, हाई वर्केबिलिटीज आराम से मेजर कर सकता था, लेकिन वीबी कंसिस्टोमीटर जो है वेरी लो वर्केबिलिटीज को मेजर कर सकता है। वर्केबिलिटी ग्रेटर देन 75 mm हम वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट से मेजर नहीं कर सकते। सो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है वीबी सेकंड्स की। यहाँ पे अगर हमारे पास वीबी सेकंड्स है, मतलब टाइम इन सेकंड्स 20 से लेकर 40 सेकंड टाइम लगा उसको एक हॉरिजॉन्टल लेयर बनाने में, तो वर्केबिलिटी वेरी लो कंसिडर की जाएगी। 10 से लेकर 20 सेकंड लगा, वर्केबिलिटी लो कंसिडर की जाएगी। 7 से 10 मीडियम, 3 से 7 हाई और 1 से 3 वेरी हाई। जितना कम टाइम लगेगा उसकी उतनी हाई वर्केबिलिटी है, और अगर हमें ज्यादा टाइम लगेगा तो उसकी कम वर्केबिलिटी है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे पीछे दो टेस्ट थे उनमें क्या था, हाई स्लम्प वैल्यू हाई वर्केबिलिटी, हाई कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट वैल्यू हाई वर्केबिलिटी। इसमें रिसिप्रोकल है, हाई वीबी सेकंड्स लो वर्केबिलिटी, लो वीबी सेकंड्स हाई वर्केबिलिटी। तो ये था हमारे पास कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वाटर सिमेंट रेशियो और वर्केबिलिटी के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियो जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।